रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात। नमस्कार, मैं अदिति सिंह कर्मवीर रेडियो जनगण मन की बात 90.0 एफएम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं सुधीर सर जी, जो कि दयाल सिंह कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू दिल्ली के प्रोफेसर भी हैं और एक राइटर भी है, और साथ ही साथ टीचिंग में इनका 21 साल का एक्सपीरियंस है। आइए हम उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आपके बारे में जितना मुझे पता था मैंने तो सर बताया ही सर। इसके बारे में सर अपने बारे में कुछ बताइए। धन्यवाद। मैं एक शिक्षक हूँ, उसके साथ साथ शिक्षक का काम अध्यापन, अध्ययन और लेखन है। वो तीनों काम मैं कर रहा हूँ पिछले 2 दशकों से। और तमाम जो क्षेत्र हैं जिसमें पत्रकारिता भी शामिल है, सामाजिक मुद्दे शामिल हैं, जलवायु परिवर्तन, विदेश नीति, भारतीय राजनीति, पर्यावरण आदि इत्यादि सारी चीज़ हैं जिस पर मैं नियमित तौर पर लेखन, अध्ययन और अध्यापन कर रहा हूँ। सर, जैसे कि आपको अब्रॉड से भी टीचिंग के लिए सर इनविटेशन आया है, तो सर आप एक टीचर भी है, जिसको बोल सकते हैं सर प्रोफेसर भी है सर, तो आपकी नज़र में एक युवा की परिभाषा क्या होती है? देखिए, सामान्य तौर पर हम युवा को मानते हैं कि जो उम्र के हिसाब से युवा है, 40 वर्ष से कम जो व्यक्ति है उसको भारत में या पूरी दुनिया में युवा माना जाता है। लेकिन युवा की परिभाषा समय के साथ साथ बदलती है और अब बदली है। जो भी व्यक्ति भले ही वो 70 साल का हो, लेकिन अगर वो एक्टिव है और वो दिन में 10 घंटे काम कर लेता है और उसके सपने अभी तक नहीं मरे हैं, वो अभी भी एस्पिरेशंस की दुनिया को सजाए हुए है, तो मैं मानता हूँ कि व्यक्ति अभी भी युवा है। सर, जैसे कि हमें पता है कि आपने सर बुक्स भी लिखी है सर, अपने बुक्स के बारे में सर कुछ हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए। मैंने तमाम जो मुद्दे हैं उसमें उस पर किताबें लिखी हैं। उसमें विदेश नीति है, उसमें भारत की राजनीति है, उसमें दिव्यांगों का सवाल है, उसमें ट्राइबल लोगों का सवाल है, उसमें जलवायु परिवर्तन के सवाल है, उसमें पर्यावरण के इशूज़ हैं। तो ये तमाम जो क्षेत्र हैं, गवर्नेंस, सुशासन के इशूज़ हैं, तो ये जो तमाम क्षेत्र हैं वो किसी भी देश के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी सरकारें आती हैं और जो ब्यूरोक्रेसी होती है, उनको इन चीज़ों को सामना करना पड़ता है। उन समस्याओं के प्रति एक निराकरण का प्रयास लेके आना पड़ता है, एक अल्टरनेटिव मॉडल लेके आना होता है कि हम कैसे करेंगे। तो एक लेखक का काम है कि इन मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात को जनता तक पहुंचाना, जो निर्णय लेते हैं उन तक पहुंचाना। तो वो काम मैंने किया है। सर, जैसे कि आप जब विदेशों में छात्र-छात्राओं को पढ़ाने जाते थे, तो सर वहाँ के जो छात्र-छात्राएँ हैं और एक भारत के जो छात्र-छात्राएँ हैं सर, उसमें क्या आप समानताएँ और असमानताएँ देखते हैं? देखिए, छात्र छात्राएं तो पूरी दुनिया में एक ही होते हैं, हुँ। कोई अंतर नहीं है। भाषाएं अलग हैं, कपड़े अलग हैं, रंग अलग हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं। अंतर इस बात का है, ज़रूर क्वालिटी का डिफरेंस है कि अमेरिका में मैंने देखा कि एक क्लास में मैक्सिमम 7-8 बच्चे होते हैं, बीए जी सर। के या एमए के। हमारे यहाँ तो 300-300 तक बच्चे दिल्ली एग्ज़ैक्टली सर। विश्वविद्यालय में कभी-कभी हो जाते हैं। हुँ। तो एक शिक्षक की अपनी सीमाएँ होती हैं। एक शिक्षक 50, 60, 70 बच्चों को सँभाल सकता है अपने कक्षा में, लेकिन उससे ज़्यादा तो सँभाल नहीं सकता है। फिर आफ्टर ऑल जो शिक्षा की गुणवत्ता है, वो उसके मानक नीचे गिरते हैं और किसी भी देश के लिए ये अच्छी व्यवस्था नहीं है। जब तक हम शिक्षा में गुणवत्ता आधारित शिक्षा नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो एक शैक्षिक पूल है, जो स्किल पावर की बात हम करते हैं, वो कमज़ोरी रहेगा, उसके तेज़ी से विकास नहीं होंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि तेज़ी से विकास होना चाहिए। दुनिया में जो स्थिति है, युद्ध चल रहा है चारों तरफ, दुनिया के सारे देश जो है, वो बड़े देश वो कुंठित हैं युद्ध से, और भारत के युवाओं की मांग पूरी दुनिया में बढ़ रही है। फिर जनरेशन गैप है। यस सर। चाइना, जापान, अमेरिका, यूरोप में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। जवान लोग काम करने वाले कम हैं, तो हमारे लोगों की ज़रूरत है। तो बाज़ार में भी हमारे लोगों की ज़रूरत है, लेकिन वो तभी हमारे लोगों को लेंगे जब वो गुणवत्ता आधारित शिक्षा को ग्रहण करेंगे। तो आज ज़रूरत है गुणवत्ता आधारित शिक्षा को अ, प्रेषण करने की, शासन तंत्र के द्वारा, राज्य केंद्र सरकार और विश्वविद्यालयों के द्वारा।
सर, जैसा कि आपने भी बोला कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता की ज़रूरत है। तो सर, आप 21 सालों से सर टीचिंग लाइन में हैं सर, तो किस तरीके की गुणवत्ता आप चाहते हैं कि हमारे जो भारत की शिक्षा व्यवस्था में हो सकती है? देखिए, गुणवत्ता बहुत एक बड़ा फलक है, लेकिन जो भी शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है, वो बच्चों को जो बात प्रेषण करता है, उन बातों में इतनी गहराई होनी चाहिए कि बच्चे को लगे कि भाई ये बात बहुत ही अनोखी है और वो सिलेबस के मानकों के अनुसार भी खरा उतरे। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं, उनके पेपर पब्लिश होने चाहिए, उनकी किताबें निकलनी चाहिए साल, 2 साल, 3 साल में। फिर उनको तमाम वैश्विक और राष्ट्रीय मंचों पर पर्चा पढ़ना चाहिए। फिर और तरह से जो अकादमिक गतिविधियाँ हैं, उसमें उनकी संलिप्तता दिखनी चाहिए और ये ऑनलाइन भी होना चाहिए, ऑफ़लाइन भी होना चाहिए, चूँकि आज का तंत्र जो अ, तकनीक का है, वो इतना बड़ा तंत्र है कि अगर आपने एक आलेख लिखा और वो ऑनलाइन कर दिया है, तो दुनिया में लोग उसे देख पढ़ रहे हैं और उसकी गुणवत्ता को आँक करके उसको आपको वो सिस्टम बता रहा है कि आपके इस आलेख को 25 लोगों ने पढ़ा, 40 लोगों ने साइट किया। तो इससे पता चल जाता है कि गुणवत्ता किसकी कितनी है और उन मानकों में हम कमज़ोर हैं। आप देखिए, वैश्विक स्तर पर जो 100 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग आती है, उसमें हमारा कोई 1-2 विश्वविद्यालय गलती से आ जाता है, अदरवाइज़ हम उस 100 से ऊपर ही रह पाते हैं। तो ये एक आदर्श स्थिति नहीं है। वैश्विक तौर पर हम जब 2000 साल, 2500 साल पहले आपका विश्वविद्यालय में 2-3 नामाकरण बिल्डिंग्स का बड़ा अच्छा है, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, ये तीनों विश्वविद्यालय थे और आज के 2500 साल पहले विश्वविद्यालय थे और दुनिया के 10,000 छात्र वहाँ पढ़ने आते थे। आप सपोज करिए कि न हाथी था, न घोड़ा था, पैदल ही आना था, जो मुकेश का गाना है। उस तरह से लोग आते थे, साइकिल भी नहीं थी, कितने रास्ते में लूट-खसोट होती थी, मौसम की मार से लोग मर जाते थे। मतलब एक छात्राओं में फिर भी वो आते थे। ललक थी। जी, नहीं ललक थी, लेकिन वो आते थे इसलिए कि गुणवत्ता थी। ओके। आज आपके विद्यार्थी जा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए। आपके संज्ञान में लाऊँ, कुछ 94,000 करोड़ रुपया का हमारा उच्च शिक्षा का बजट है पूरे भारत में। जो भी बीए और उससे ऊपर पीएचडी तक बच्चे पढ़ रहे हैं, 94,000 करोड़ में 3 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन मात्र 20 लाख बच्चे जो विदेश में पढ़ते हैं, वो लगभग 65,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं, इस पर चिंतन करना हम सब लोगों की ज़रूरत है। सर, आजकल के युवाओं में बेसिकली मैंने भी देखा है, एग्रेशन एक बोलते हैं, एक गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। इस तरीके की चीज़ों का जब आपसे सामना होता है सर, तो आप कैसे अपने स्टूडेंट्स को सर हैंडल करते हैं सर? देखिए, एग्रेशन मैं नहीं मानता कि बच्चों में ज़्यादा एग्रेशन है, चूँकि उनमें ऊर्जा ज़्यादा है, तो उन ऊर्जा को हमको डाइवर्ट करना चाहिए पॉजिटिव काम की तरफ। जैसे बच्चे क्लास नहीं है तो उनको मोटिवेट करें कि भाई लाइब्रेरी में बैठो, उससे भी वो मोटिवेट ना हो और ऊर्जा उनकी दिखे तो खेलकूद में लगा दो, एनसीसी में लगा दो, कोई समाज सेवा में, स्वच्छ भारत के कोई अभियान में लगा दो। तो ये हम शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों के एनर्जी को चैनलाइज करें, क्योंकि उनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। मैं एक शिक्षक के तौर पर मानता हूँ कि हमारे बच्चे निश्चित तौर पर अनुशासित हैं, लेकिन निश्चित तौर पर उनको दिशा निर्देश की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास ऊर्जा अतिरेक है और उस ऊर्जा का इस्तेमाल राष्ट्र के विकास में करना चाहिए। सर, एक सवाल है, जैसा कि आपको पता है 22 जनवरी को राम मंदिर की स्थापना है। आए दिन हम लोग आज तक पे और अलग-अलग जो है समाचार में देख रहे हैं, क्योंकि अगर छात्र-छात्राएँ हिंदू है तो मुस्लिम भी है। तो आपको नहीं लगता कि मतलब कि काफ़ी एग्रेशन जो है बोलते हैं एक मुस्लिम छात्र-छात्राओं में देखने के लिए मिल रहा है? सर, इस पे आपकी क्या राय है सर? देखिए, किसी को कोई एग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। भगवान राम हम सबके आदर्श हैं। 500 साल पहले उनको उनके घर से ही बेदखल किया गया था। आप दुनिया में देखें कि कोई भी धर्म है, उसका जो मुख्य भगवान है, उसको अगर बेदखल किया जाता है तो खून खराबा होता है। लेकिन हिंदुओं ने बड़ी तन्मयता के साथ एक प्रक्रिया, जो सेट रूल के तहत कोर्ट में मामला लड़ाई करी और उसमें जो विजय मिला, उसके अनुसार राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ और 22 जनवरी को उसका उसका माने पट खोला जाएगा। तो ये एक गौरवान्वित पल है पूरे भारत में। हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी मजहब और मत को मानता हो, उसको एंजॉय करना चाहिए कि फाइनली एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ एक लड़ाई बहुसंख्यक समाज भी कोर्ट के कानून के दायरे में रह कर के लड़के लेता है, बाय फोर्स नहीं एक्वायर करता है।
तो ये एक बड़ी चीज़ है जो सारी कम्युनिटियों को एक्वायर करना चाहिए। देखिए, भारत को एक डाइवर्सिटी का समुद्र कहा जाता है, विविधता है यहाँ तरह-तरह की। तो उस विविधता में ये ज़रूरी है कि हर लोग कानून के सीमा में बंधे रहें, और हिंदुओं ने कानून की सीमा में भगवान राम के संदर्भ में भी अपने आप को बांध के साबित किया है कि वो डेमोक्रेटिक ऑर्डर को सिविलाइजेशनल वैल्यूज के हिसाब से मानते हैं, और ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है और देश में शांति के लिए भी बहुत अच्छा है। सर, जैसे कि आपको बहुत सारे हमारे यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं सुन रहे होंगे सर, आप एक प्रोफेसर हैं, आप अपनी तरफ से उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, बच्चों को चाहिए कि वो थोड़ी-सी डिसिप्लिन में रहते हुए अपने अध्ययन को पूरा करें। ये खेलने की उम्र है उनकी, लेकिन पढ़ाई की भी उम्र है। ये जीवन बनाने की उम्र है, पूरे जीवन उन्हें एन्जॉय करना है। अगर यहाँ पर वो डिसिप्लिन्ड होकर के राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में जो उनका अभी का दायित्व पढ़ने का है, उसमें पूरी तन्मयता के साथ अगर वो अपने मन को लगाएँगे, तो निश्चित तौर पर जो परिणाम आएगा उनके पक्ष में आएगा, और इससे न सिर्फ उनका परिवार और वो मजबूत होंगे, राष्ट्र की मुख्यधारा भी मजबूत होगी, देश का विकास सुनिश्चित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपना धन्यवाद। बहुमूल्य टाइम देने के लिए। तो आगे आप सुनते रहिए हमारे रेडियो कर्मवीर 90.0 FM। मैं अदिति सिंह फिर से आपके सामने हाजिर होंगी एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आओ हम सब थामे हाथ, गाँव शहर के करेंगे बात, खेतों और खलियानों से जुड़कर करेंगे जनगण मन की बात। 90.0 FM रेडियो कर्मवीर सुन रहे हैं आप, रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात, रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात।